हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली होगी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आपके पेपर में रिपीट होते हैं और इस साल भी आने की उम्मीद है। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके देख रहे होंगे, ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है, उस पर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं बताना, सिंपल बताना है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कोलाइडी जो विलयन होता है उसमें कोलाइडी कण होते हैं, आपस में सदैव क्या होते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। देखेंगे गति आप देख रहे हैं सामने कैसी टेढ़ी मेढ़ी है पॉइंट पर। ठीक है, इस गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इस तरह से ये पॉइंट है सारे। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोलाइडी कण होते हैं आपस में टकराते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब गति करते रहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति या जिगजैग मोशन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। आगे बताएंगे ब्राउनी गति का कारण। ब्राउनी गति का कारण होता क्या, मतलब ब्राउनी गति किस लिए जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है ब्राउनी गति। तो आप बताएंगे कोलाइडी कणों के बीच के टक्कर के कारण हमारी ब्राउनी गति हमारी ब्राउनी गति जो है वो जनरेट होती है। ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, देखिए टिप्पणी पूछा था, टिप्पणी में सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो टिप्पणी में बताएंगे ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो कणों का आकार, मतलब कणों का आकार जो होता है उस पर भी डिपेंड करती है ब्राउनी गति, और विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता कैसी है उस पर भी डिपेंड करती है ब्राउनी गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है? ठीक है, टिंडल प्रभाव अपने नाम बहुत सुना होगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो उसमें आप बताएंगे कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा में लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। मतलब क्या है, कोलाइडी विलयन है उसको किसी एक अंधेरे वाले कमरे में रख दें, मतलब रखना है जहाँ पर लाइट आने का बिल्कुल भी सोर्स ना हो, वहाँ पर उस विलयन को रखते हैं, कोलाइडी विलयन को उस कमरे में। ठीक, और एक किरण पुंज प्रवाहित करते हैं विलयन में। ठीक है, तो प्रकाश की दिशा को लंबवत अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। नीचे देखिए आप ये छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। ये तो बहुत ईजी डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। विलयन लेंगे और एक आँख बनाएंगे और एक आँख बना देंगे और यहाँ पर एक लाइट रे को जाते हुए दिखा देंगे, और यहाँ पर दिखाएंगे जब आप देख रहे हैं तो शंकु जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, तो यही हमारा टिंडल प्रभाव होता है। आगे आपसे कह रहा है वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपके नंबर बढ़ाने में यही क्वेश्चन आपकी मदद करते हैं। तो आप बताएंगे वैद्युत कण संचलन क्या होता है, इस पर टिप्पणी आप बताएंगे। तो लिखिए, जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो विद्युत के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं। मतलब क्या है, किसी विलयन में आपने जानते हो कैथोड और एनोड दो हमारे टर्मिनल होते हैं। तो किसी विलयन में अगर हम कैथोड और एनोड का रखते हैं तो उसके वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण जो होते हैं आपस में विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। जैसे एनोड के अगर हमने रखा तो कैथोड के जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और मतलब कैथोड के एनोड की तरफ जाएंगे, तो आपस में इधर उधर गति करने लगते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपस में टकराते रहते हैं कौन से कण, ठीक है, जो विद्युत आवेशित इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे उसकी तरफ गति करने लगते हैं। ठीक, कोलाइडी कण। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं वैद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। इस तरह से आप बता सकते हैं वैद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी। ठीक है, आगे अगला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कंदन। स्कंदन से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्कंदन पर टिप्पणी लिखिए या स्कंदन क्या होता है समझाइए। तो आप बताएंगे स्कंदन यानी कि जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही हम लोग स्पंदन कहते हैं। मतलब क्या है, जब हमारे कोलाइडी कण हैं, ठीक, उनको आवेश लगातार दिया जाता रहता है, इसलिए वो आपस में वो आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब कोलाइडी कणों पर आवेश को हटा लिया जाए, चार्ज दिया जा रहा है आवेश को वो हटा लिया है, तो क्या होगा, कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर एक बड़े कण का निर्माण कर लेंगे। देखिए आ गया, छोटे छोटे कण थे, ठीक है, इनसे जब इनके ऊपर से आवेश हटा लिया गया तो ये आपस में सब संयुक्त हो गए, मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर दिया। तो इस क्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अपोहन। अपोहन क्या होता है? अपोहन में बताएंगे जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियां धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध सॉल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। एक अर्धपारगम्य झिल्ली ली है, इस प्रकार की झिल्ली होती है वो कि उसमें से सारा मतलब लिक्विड धीरे धीरे से इस तरह का होता है, लिक्विड मतलब धीरे धीरे सब छन जाता है और जितनी जो शुद्ध होता है वो इस छन्नी में बच जाता है। जैसे आपने चाय वगैरह छानते हैं तो देखा होगा चाय पत्ती वगैरह छन्नी में रहती है, बाकी जो चाय आपकी होती है वो शुद्ध नीचे ग्लास में आ जाती है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए अशुद्ध सॉल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरा है, यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली किसका काम कर रही है, छन्नी का काम कर रही है। ठीक है, जल में भरे पात्र में लटका दिया जाता है। ठीक है, एक जल से पात्र भरा है उसमें लटका दिया, तो धीरे धीरे जो विसरित हो जाएंगे, जो गंदगियाँ हैं मतलब जो गंदगी है वो नीचे नीचे अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाएंगी और शुद्ध जो सॉल बचेगा वो थैली में शेष बच जाएगा। इस प्रक्रिया को ही हम लोग अपोहन कहते हैं। देखिए यहाँ जल भरा हुआ है, आप ये छोटा सा डायग्राम दिखा सकते हैं। अशुद्ध सॉल है इसमें और जो नीचे गंदगी आप देख रहे हैं वो सब गंदगी निकल गई और जितना बचा है हुआ अशुद्ध क्या वो इस थैली में रह जाएगा। तो यही हमारी अपोहन क्रिया है। ठीक है, इस पर भी टिप्पणी आपकी आ सकती है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा।
पेप्टीकरण, पेप्टीकरण क्या होता है, इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी आपसे पूछा जा सकता है। तो पेप्टीकरण बताएंगे जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य या विलायक को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही पेप्टीकरण कहते हैं। जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। याद रखिएगा, जो पेप्टीकरण की क्रिया में जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उसको पेप्टीकारक कहते हैं। और बाकी जब, और फिर से एक बार देख लीजिए इसको, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में, मतलब कोई ताजा मतलब हमारा अवक्षेप बना हुआ है, ठीक, उसमें विद्युत अपघट्य या विलायक को मिला देते हैं, तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण को ही कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। और जो पदार्थ मिलाया जाता है ध्यान रखिएगा उसको हम लोग पेप्टीकारक कहते हैं। ठीक, फिर अगला है हार्डी-सुलज़े नियम। हार्डी-सुलज़े नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, हार्डी-सुलज़े नियम हमारा क्या कहता है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। बस सिंपल सा है, तो छोटा सा नियम ये पूछा सकता है, 3 नंबर में मोस्टली पूछा जाएगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, 5 नंबर के ही बन सकते हैं, लेकिन ये आपसे नियम अगर पूछा जाएगा तो अच्छी तरीके से इसको लिख के आइएगा। क्या बताएंगे, इस नियम के अनुसार जो हार्डी-सुलज़े हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए छोटा सा एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं, एल्युमिनियम सबसे बड़ा है, फिर बेरियम है, फिर सोडियम है। ठीक है, तो एल्युमिनियम, बेरियम और सोडियम इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये नियम का हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या होती है, आपने नाम जरूर सुना होगा। स्वर्ण संख्या में क्या बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे 3-4 नंबर का ये। तो आप बताएंगे स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 10 ml NaCl मिलाने पर इनके होने वाले स्कंदन को रोक देती है। मतलब ऐसी मात्रा है जो कि NaCl के स्कंदन को होने वाले स्कंदन को रोक देती है। 10% सांद्रता वाली जो होती है NaCl, उसमें अगर 10 ml गोल्ड सॉल्ट मिला देंगे तो वो उसकी स्कंदन को रोक देती है। ये छोटी सी आप डायग्राम दिखा सकते हैं। देखिए हमने लिया हुआ है, ठीक है, ट्यूब है, ट्यूब में क्या mg रच्छी कोलाइड डाला है और 10% 1 ml NaCl लिया है और 10% ml गोल्ड डाला है, तो इसके स्कंदन को वो रोक देती है। ठीक है, इसी को हम लोग स्वर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, इसमें आप बताएंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। याद रखिएगा, एंजाइम उत्प्रेरक आपसे पूछा जाएगा। एंजाइम का मतलब, एंजाइम उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का नाम मतलब किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना या उसके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा आपसे और इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम लिख के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। देखिए आपसे पूछा सकता है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों बता सकते हैं आप, दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप बताएंगे द्रव स्नेही, पहले आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं आप बताएंगे, ऐसे कोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना देते हैं उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ये कोलाइडी विलयन प्राय स्थायी होते हैं। मतलब ऐसे विलयन, कोलाइडी विलयन जो कि विलायक के संपर्क में आकर तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, तुरंत कोलाइडी विलयन बना देते हैं, उसे हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ये कोलाइडी विलयन प्राय स्थायी होते हैं। मतलब ये जो विलयन बनते हैं ये परमानेंट बनते हैं। ठीक है, टेम्परेरी नहीं होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, एंजाइम आदि, ये सब क्या है, ये परमानेंट कोलाइडी विलियंस हैं। ठीक, और ये इनको क्या बोला था, इनको द्रव स्नेही कोलाइड बोला जाता है। ठीक, आगे बताएंगे द्रव विरोधी कोलाइड। वो देखिए ऊपर था द्रव स्नेही, यहाँ है द्रव विरोधी कोलाइड। ऐसे बताएंगे ऐसे कोलाइडी विलयन जो किसी विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, सिंपल सी बात है, तो उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। मतलब द्रव स्नेही का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ये कोलाइडी विलयन प्राय अस्थायी होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे धातु सॉल्ट, धातु सल्फाइड आदि, ये सब क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड हैं और ये टेम्परेरी हैं। ठीक, इस तरह से आपको दोनों में डिफरेंस बता देना है। ठीक, क्वेश्चन फ्रेंड, गोल्ड सॉल्व बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। गोल्ड सॉल्व कैसे बनाया जाता है ये भी आपसे पूछा सकता है, 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछा सकता है, टिप्पणी में भी पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे जब AuCl3 के जलीय विलयन को SnCl2 के द्वारा अपचयित करते हैं तो एक स्थायी सॉल्व प्राप्त होता है जिसे गोल्ड सॉल्व कहते हैं। मतलब AuCl3 के विलयन में जब हम SnCl2 को अपचयित कर देते हैं तो एक स्थायी सॉल्व प्राप्त होता है, मतलब परमानेंट एक सॉल्व प्राप्त होता है जिसे हम लोग गोल्ड सॉल्व के नाम से जानते हैं। अगर आप इसकी छोटी सी रिएक्शन दिखा देंगे तो और अच्छा लगेगा। आप रिएक्शन क्या दिखाएंगे, AuCl3 ले लेंगे प्लस SnCl2 ले लेंगे और ये 2 और जो 3 लिखा है उसको बैलेंस किया गया। ठीक है, आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, छोटी सी रिएक्शन है। यहाँ पर जो AU बनना है देखिए अपचयित हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। ठीक, और प्लस SnCl4 बनना है। ठीक है, तो ये आप छोटी सी रिएक्शन दिखा देंगे गोल्ड सॉल्व बनाने की विधि का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में हर साल रिपीट हो रहे हैं और इस बार भी पेपर में आने की उम्मीद है। तो इस तरीके से इन सब क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा और अच्छी तरीके से अपने पेपर को लिख के आइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स छोटे छोटे क्वेश्चन पहले करिएगा, जो आ रहा हो सबसे पहले लिखिएगा और जो मतलब आपको थोड़ा डाउट रहेगा वो उसको बाद के लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन सारा पेपर आपको करके आना, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।